डी ई 1 वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, तो एरा वाला में पूछा है, तो एरा वाला में 4 होता है। फर्स्ट होता है प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक तो क्या हो जाएगा, लोअर इनवर्टिब्रेट। उसके बाद आ जाएगा मेजोजोइक। तो सॉरी यहाँ पर इसके बाद हो गया ये पैलियोजोइक, सॉरी पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में क्या होगा, लोअर इनवर्टिब्रेट करने के बाद सिंपली आप सोचिए जैसे फाइलम है उसके हिसाब से इवोल्यूशन हुआ है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका फिश एंड एम्फीबिया, तो यही हो जाएगा। पैलियोजोइक के बाद क्या आया मेजोजोइक, मतलब जुरासिक पार्क आप देखते होंगे, मतलब क्या होगा वो डायनासोर, मतलब बर्ड एंड रेप्टाइल। और हो गया पैलियोजोइक, सॉरी सिनोजोइक। सिनोजोइक में क्या हो गया, मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो अभी हो जाएगा मेजोजोइक क्या हो गया, बर्ड्स एंड रेप्टाइल। प्रोटेरोजोइक लोअर इनवर्टिब्रेट, सिनोजोइक मैमल, पैलियोजोइक फिश एंड एम्फीबिया। तो अभी नेक्स्ट वाला देखिए, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक्ट बाय द कॉर्पस कैलोसम, क्या होगा, सही है। इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस कैलोसम, मतलब सेरेब्रम को डिवाइड करता है। ये मतलब राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये हो गया लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेकंड देखिए, ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स बेरोली, सेरेब्रम। मतलब ब्रेन स्टेम मतलब ये ब्रेन हो गया, तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था, ये हो गया ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मतलब इधर वाला को बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो ये हो गया, इसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन में थोड़ा जाएगा, या फिर मिड ब्रेन भी ब्रेन स्टेम में जाएगा। लेट्स सपोज ये मिड ब्रेन हो गया, ये हो गया आपका पोन्स बेरोली। नेक्स्ट वाला आ जाएगा आपका मेडुला ओब्लोंगाटा, और ये वाला जो है बीच में, ये वाला हो गया सेरेबेलम। तो सेरेबेलम, ये फोरब्रेन है, सेरेब्रम, ये सेरेबेलम। तो ये हाइंड ब्रेन में क्या हो जाएगा, सेरेबेलम, पोन्स बेरोली, मेडुला ओब्लोंगाटा, ये दोनों को बोलते हैं हाइंड ब्रेन, और यही ब्रेन स्टेम ही होता है। तो फोर ब्रेन में सेरेब्रम हो गया, डायनसेफालन हो गया, और हो गया ओल्फैक्टरी लोब। और मिड ब्रेन तो कर्पोरा बाइजेमिना, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ऐसे होता है। तो अभी देखिए, ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, करेक्ट। पोन्स बेरोली, करेक्ट। सेरेब्रम, नो, सेरेब्रम कहाँ पर है, फोर ब्रेन पर है, तो नहीं है। तो उसका मतलब बी वाला गलत है, मतलब 1 हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वाला, अरे पिछले वाला में ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा था ना, देखिएगा, अगर पढ़ा था तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो मैंने अभी तो बताया था शायद, या फिर रिपीट हो गया, मुझे पता नहीं। तो देखिए, जीएनआरएच क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ पर निकलता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में वो निकलता है, पिट्यूटरी में मेनली वो निकलता है। पिट्यूटरी में अगर निकलता है तो क्या निकलता है, ये दो को एक्टिवेट करेगा, एक होगा एलएच, एक होगा, ये वाला नहीं दिया है तो मैं ऑब्वियसली आप जानते होंगे एफएसएच। तो वो
क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसे ही दिया है तो इसका मतलब है वो मेल का ही सिर्फ बोल रहा है। तो LH या फिर ICSH जो भी बोलेगा आपको देखना होगा। अगर ऑप्शन देगा चूज करने के लिए कि LH या ICSH इन मेल, तो आप हमेशा याद रखिएगा ICSH को ही चूज करिएगा। तो LH मेल में क्या करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, लेडी सेल, और इसको भी बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। वो क्या निकलेगा, एंड्रोजन करेगा। एंड्रोजन मतलब इंक्लूडिंग आपका टेस्टोस्टेरन जितना भी मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो उसको बोलेंगे हम एंड्रोजन। उसके बाद क्या होगा, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड। तो FSH क्या होगा, सर्टोली सेल को करेगा, सर्टोली सेल मतलब न्यूट्रिशन वाला का जो करते हैं। तो सम फैक्टर निकलेगा, फैक्टर निकल गया, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए एक हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या है, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन होगा, मतलब वो मैच्योरेशन होगा। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब वो होगा, मतलब स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो इनएक्टिवेट है, मतलब वो फ्यूज नहीं कर पाएगा किसको, अब एक को। वो फ्यूज कब करेगा, जब एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब वो स्पर्मेटिड फॉर्मेशन होगा। तो अभी आ जाइए, वो क्या दिया है, LH यहाँ पर ही डाल दी, यहाँ पर B हो जाएगा लेडिक सेल, तो एंड्रोजन निकल गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। यहाँ पर होगा FSH, यहाँ पर हो जाएगा सर्टोली सेल। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। जो भी आ जाएगा ऑप्शन में आप इस हिसाब से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आया है आपका RNA पॉलीमरेज 3 क्या करेगा। देखिए RNA पॉलीमरेज 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, इनका काम क्या है। देखिए RNA पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, rRNA निकलेगा। और rRNA कौन कौन निकलेगा, देखिए 28S rRNA, 28S rRNA, 18S rRNA, 5.8S rRNA। तो मतलब 3 टाइप का rRNA करेगा। तो और एक rRNA बच गया है, वो कौन है, 5S rRNA। वो कौन करेगा, वो RNA पॉलीमरेज 3 करेगा, याद रखना। तो एक हो गया rRNA, और क्या हो गया mRNA का कौन करेगा, मतलब मैसेंजर RNA कौन करेगा, RNA पॉलीमरेज 2 करेगा। और कौन हो गया, tRNA। तो tRNA कौन करेगा, सब एक एक बांट लिए, मतलब RNA ये करेगा, लेकिन एक मतलब 5S वाला ही सिर्फ ये 3 करेगा। लेकिन नॉर्मली rRNA मतलब राइबोसोमल RNA कौन करेगा, RNA पॉलीमरेज 1 2 बांट लिया है, मैसेंजर RNA को मतलब mRNA को, और tRNA को 3 बैच मतलब वो बांट लिया है, तो 5S को भी वही करेगा। तो और उसके बाद और कौन करेगा, और एक snRNA। देखिए ये अच्छे से याद रखना, snRNA कौन करेगा, RNA पॉलीमरेज 2 करेगा। snRNA क्या है,
वो हेल्प्स इन द स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग को इसको हेल्प करता है। मतलब स्प्लाइसिंग क्या है, एक्सजन हो गया, एक्सजन एक्सजन इंट्रन, एक्सजन इंट्रन। तो हमेशा एमआरएनए में क्या होता है, एक्सजन ही होता है, मतलब इंट्रल वाला निकल जाता है, निकल जाने के बाद वो जोड़ेगा। तो मतलब ए वाला एक्सजन आ जाएगा, ए वाला एक्सजन आ जाएगा, इसके बाद ये जोड़ के ऐसे हो जाएगा और इंट्रन 2 निकल जाएगा। तो इसको बोलेंगे स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग कौन करेगा, एसएनआरएनए करेगा। तो एसएनआरएनए बहुत है, मतलब एसएनआरएनए 1 मतलब U1 इसको बोलेंगे, U1, U2, U3, U4, U5, U6। लेकिन U6 वाला जो है वो कौन करेगा, ये करेगा। मतलब जो थोड़ा थोड़ा बच जाता है वो पॉलीमरेज 3 कर लेता है। तो अभी फिर से याद रख लेना, आरएनए पॉलीमरेज 1 28S 18S 5.8S आरएनए करेगा, पॉलीमरेज 2 क्या करेगा, एमआरएनए एसएनआरएनए मतलब U1, U2, U3, U4, U5, U6 ये करेगा। और आरएनए पॉलीमरेज 3 कौन करेगा, 5S आरआरएनए करेगा, टीआरएनए करेगा और U6 एसएनआरएनए करेगा। अभी आ जाइए आरएनए पॉलीमरेज 3, इस वाला कौन है, एसएनआरएनपी। एसएनआरएनपी देखिए, क्योंकि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 2 नहीं दिया गया है और क्योंकि वो एक वाला मतलब U6 वाला करता है, तो हम इसको भी ना, ये भी दिया है ना। ओके, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, एसएनआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए करेगा। तो टीआरएनए जब करेगा उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वो कौन करेगा, रो फैक्टर आप जानते होंगे। ट्रांसक्रिप्शन के लास्ट के बाद वो ऐसे एक फैक्टर होता है, इसको बोलेंगे हम रो फैक्टर, मतलब लास्ट वाला। जब ट्रांसक्रिप्शन के लास्ट के बाद एक फैक्टर है उसको बोलेंगे रो फैक्टर। तो रो फैक्टर क्या होगा, टर्मिनेशन करेगा तो 2 हो जाएगा रो फैक्टर। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग कौन करेगा, एसएनआरएनपी। तो ये U6 वाला नहीं छोड़ दीजिए। तो स्प्लाइसिंग कौन करेगा, एसएनआरएनपी, अभी बोला तो ये हो गया। और टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स प्रोमोटर हो गया, मतलब जब स्टार्ट होगा उसके स्टार्टिंग मतलब प्रोमोटर के रीजन पर, मतलब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा प्रोमोटर में टाटा AT ऐसे ऐसे होता है, मतलब इसको बोलेंगे टाटा बॉक्स। जैसे प्रिग्नो बॉक्स बोलते हैं उसको, ऐसे ही इसको बोलेंगे टाटा बॉक्स। तो ये हो गया। तो अभी हो गया नेक्स्ट एक्सोप्थाल्मिक, ये तो आपको याद होगा लिस्ट करने के लिए। एक्सोप्थाल्मिक, एक्सोप्थाल्मिक क्या होगा, थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर है, हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड, ये हो गया। एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली मतलब क्या होगा, मतलब हाथ पैर उसका बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हो गया कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल और एड्रिनल में जो है, सॉरी वो क्या होता है, जो कॉर्टिसोल जो निकलता है, तो इसके हिसाब से जो होता है। तो कसिंग सिंड्रोम मतलब क्या है, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल तो कम हुआ, कसिंग सिंड्रोम एक्सेस लेवल ऑफ कॉर्टिसोल ये वाला हो जाए। तो क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म मतलब लो सेक्रेशन ऑफ थायराइड। तो देखिए लो सेक्रेशन ऑफ थायराइड, ये हो गया हाइपो सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये वाला आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी मैच करने के लिए यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर है, आप जानते होंगे गॉबलेट सेल, ये याद रख लेना, ये बहुत बार पड़ता है, बहुत बार पड़ता है, तो ये आपको याद रख लेना। यूनिसेलुलर गॉबलेट होगा,
कंपाउंड एपिथेलियम, ये का क्या होगा? बक्कल कैविटी। मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर कौन होगा? आपका सालिवारी ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड वो आपका क्या होगा? पैनक्रियाज। तो आपका ये हिसाब से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। तो आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट। तो मतलब बोन मैरो में ओब्वियसली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट मतलब सभी बोन मैरो में होता है। तो सेकंड वाला में दिखाए, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। देखिए, एक हो गया बोन मैरो, एक हो गया थाइमस। अच्छे से सुनना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बोन मैरो क्या करेगा? वो दो प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? लिम्फोसाइट, मतलब बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन करेगा, फॉर्मेशन। उसके बाद फॉर्मेशन हुआ है, मतलब वो मैच्योर नहीं हुआ है बोन में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। वो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का काम क्या है? इम्यूनोलॉजी में काम करेगा। बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? और एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा। और टी लिम्फोसाइट वो फागोसाइट जैसे वो मतलब एंटीजन को निकाल देगा। तो बी लिम्फोसाइट हो गया, टी लिम्फोसाइट हो गया, ये फॉर्मेशन हो गया। लेकिन बी लिम्फोसाइट उसके बाद और टी लिम्फोसाइट उसके बाद मेच्योर होते होंगे। मेच्योर होने के लिए कहाँ जाते हैं? बी लिम्फोसाइट वो फिर से वो बोन मैरो पे चला जाता है फॉर मेच्योरेशन। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है वो मेच्योरेशन बोन मैरो में नहीं होता है। वो कहाँ पर होता है? वो चला जाता है थाइमस में। तो थाइमस में मेच्योरेशन होता है। तो याद रखना अच्छे से, बोन मैरो में दोनों फॉर्मेशन होता है, मतलब बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बट बोन मैरो में मैच्योरेशन सिर्फ बी लिम्फोसाइट होता है। टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन कहाँ पर होता है? थाइमस पर। अभी देखिए वो लिखा है, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। मतलब डेवलपमेंट के लिए, वो एक्चुअली रेस्पेक्टिवली लिखना भूल गया है। तो मतलब डेवलपमेंट के लिए कहाँ पर है? बोन मैरो के लिए बोल रहा है, और मैच्योरेशन के लिए थाइमस के लिए, जो करेक्ट है टी लिम्फोसाइट के लिए। तो आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, सॉरी 2 नहीं, बोथ आर करेक्ट, सी वाला हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए। तो ये वाला देखिए, स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग फूड। स्टोरिंग फूड कहाँ पर होता है? क्रॉप पर होता है, ये तो आप जानते होंगे, इजी है। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबुल जंक्शन फॉर द फोरगट एंड मिडगट। देखिए, आप अगर नहीं भी जानते होंगे, आप ऐसे ही मतलब लेमैन के हिसाब से मैं थोड़ा बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको सभी आएगा। तो जब नहीं आएगा तो आप क्या करेगा? देखिए, क्रॉप तो आपको पता होगा। उसके बाद देखिए ईजी आपको क्या होगा? इसको होगा द स्ट्रक्चर ऑफ यूज फॉर द ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के लिए आपको अच्छे से पता होगा, ये क्या है? गीजड़ के लिए। आपको अभी कंफ्यूजन होगा गैस्ट्रिक थिका और मालपिगियन ट्यूबुल के लिए, अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो इजीली आप सोचिए, मालपिगियन ट्यूबुल का काम क्या है? एक्सक्रीशन। वो कहाँ पर करेगा? वो पीछे से निकलेगा। पीछे मतलब क्या है? गट से निकलेगा, मतलब फोर गट अगर निकलेगा, ये हो गया फोर गट, ये हो गया मिड गट, ये हो गया हाइंड गट। तो मतलब हाइंड गट के थ्रू ही निकलेगा। तो मतलब मालपिगियन ट्यूबुल हाइंड गट में ही तो होगा आपके हिसाब से, मतलब लेमन के हिसाब से सोच रहा हूँ। तो अभी देखिए वो दिखा है, एक दिया है रिंग ऑफ स्ट्रक्चर फोरगट एंड मिडगट में ही है। तो मतलब ये तो मालपिगियन ट्यूबुल तो नहीं हो सकता।
तो क्या हो जाएगा, वो गैस्ट्रिक थिका हो जाएगा। और हाइंड गट, मिड गट एंड हाइंड गट के लिए कौन है, मल्पीजियन ट्यूबुल। ओके, हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, लूप ऑफ हेनले, करेक्ट, अच्छा लूप ऑफ हेनले मैंने बोला था, फिर से बोल ले रहा हूँ कि ये नॉर्मली फिर से बता रहा हूँ। ये हो गया आपका अच्छे से याद रखना, ये बहुत बार पढ़ता है एग्जाम में। ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस, ये हो गया आपका बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल। ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, मालपिगियन बॉडी भी बोल सकते हैं, और इसको भी बोलेंगे हम रीनल कॉर्पसल। ये हो गया पीसीटी। उसके बाद आ गया लूप ऑफ हेनले, ये हो गया डिसेंडिंग। ये हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ये हो गया आपका डीसीटी। ये हो गया कलेक्टिंग डॉग। अभी आ जाइए, एक हो गया कॉर्टेक्स, एक हो गया मेडुला। कॉर्टेक्स मतलब बाहर के रीजन, मेडुला मतलब अंदर के रीजन। तो ये जो इतना ये डिवाइड देखिए, इसको बोलेंगे हम कॉर्टेक्स रीजन। तो इतना है, इसको बोलेंगे हम मेडुला, और इसको ही बोलेंगे हम जॉक्स्ट्रा मेडुलरी रीजन। ओके, तो अभी आप देखिए, वो दिया है लूप ऑफ हेनले ऑफ जॉक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इन मेडुला। लूप ऑफ हेनले डीप मेडुला में गया है, तो क्या हो जाए, ये करेक्ट हो गया है। जॉक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मतलब वो बोल रहा है जॉक्स्ट्रा मेडुलरी आउट नंबर मतलब ज्यादा है कॉर्टेक्स के रीजन, लेकिन क्या है जॉक्स्ट्रा मेडुलरी अंदर के रीजन के है, अंदर है मतलब मेडुला के रीजन में, तो ये हो गया गलत, ये कॉर्टेक्स हो गया। तो नेक्स्ट लिखा है जॉक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन लोकेटेड इन कॉलम बटन, ये भी गलत है। एक हो गया रीनल कॉर्पोसेल्स, मतलब ये बने ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस कैप्सूल। रीनल कॉर्पोसेल ऑफ जॉक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन आउटर लेयर ऑफ रीनल मेडुला। नो, रीनल मेडुला में नहीं, वो रीनल कॉर्टेक्स में, मतलब बाहर के रीजन पर है, मतलब ये तो कॉर्टेक्स रीजन, तो ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला 1 वाला। नेक्स्ट आ जाइए, मैच करना है आपको ईसीजी में। तो ये ईसीजी में ऐसा आपको दिखता होगा, एक ऐसा, इसको बोलेंगे हम पी वेव, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, तो इसको बोलेंगे हम पी वेव, इसको बोलेंगे क्यू आर एस, इसको बोलेंगे क्यू आर एस, और इसको बोलेंगे हम टी। तो पी वेव कब होता है, व्हेन डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, याद रखना डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। देन होगा, ये हो गया पी, क्यू आर एस, मतलब मैं देख रहा हूँ क्यू आर एस, वो क्यों होता है, वो होगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। उसके बाद होगा टी वेव, उसको वो कब होगा, वो क्यों होगा, ड्यू टू रीपोलराइजेशन ऑफ
वेंट्रिकल। तो मतलब याद देखिए, आर्टेरिया में डीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन मतलब ईसीजी में नहीं दिखाया था, याद रखना। आर्टेरिया में सिर्फ एक है डीपोलराइजेशन, उसके बाद वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन है। डीपोलराइजेशन कब होगा? QRS, और T का मतलब है रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल और T वेव को ही बोल देंगे एंड ऑफ सिस्टोल। याद रखना, ये भी बहुत बार पड़ता है, एंड ऑफ सिस्टोल कौन सा वेव है? वो होगा T वेव। तो अभी देख लीजिए P वेव, तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया है या नहीं? हाँ है। QRS क्या होगा? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये हो गया। टी वेव क्या हो गया? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो ये हो गया। टी एंड पी मतलब टी हो गया, यहाँ पर पी मतलब यहाँ से फिर से यहाँ वाला से यहाँ फिर से वो स्टार्ट होगा, ये एक साइकिल हो गया, उसके बाद फिर से एक साइकिल होगा, मतलब फिर से वो पी होगा, फिर से QRS होगा, फिर से टी होगा। मतलब जो पी के और टी के अंदर मतलब जो गैप है उसके अंदर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो क्या होगा? हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। नेक्स्ट चलिए, आज पर थोड़ा पानी पी लेता हूं। आज पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर का बी है, बी प्लस, मदर का ए प्लस है, चाइल्ड का ओ प्लस है, देन उसका रेस्पेक्टिव साइट जेनोटाइप क्या क्या है? देखिए, हमें चाइल्ड का पहले देखिए, ये मेल हो गया मतलब फादर, ये फीमेल मतलब मदर, उनसे निकलेगा एक चाइल्ड, उसका ग्रुप है वो प्लस मतलब आई एंड स्मॉल आई। तो मतलब मैं ऐसे बोल देता हूँ, देखिए ए का मतलब ब्लड ग्रुप एक कौन होगा? एक होगा आई और स्मॉल आई, ये जब होगा, और आई ए ये होगा, तो ये दोनों अगर होगा तो ये ए हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप का क्या होगा? आई बी आई या फिर आई बी ये वाला। वो कब होगा? वो जब होगा दोनों स्मॉल आई होगा तभी होगा, उसका एक ही है। ए बी कौन होगा? कब होगा? जब आई बी जब होगा। ओके, ये याद रखना। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 वाला है, लेकिन 4 ग्रुप है, लेकिन 6 जेनोटाइप है। आपको जेनेटिक्स में पढ़ेंगे 6 टाइप का ही होता है। तो बच्चा होगा वो प्लस, मतलब वो पॉजिटिव, मतलब वो ग्रुप, मतलब क्या होगा? वो हो जाएगा स्मॉल आई। तो अगर स्मॉल आई होगा, अभी पहले अच्छे से सुनिए, अगर स्मॉल आई होगा हमेशा मेल में एक निकल आएगा, ये वाला आइदर मेल पे आएगा और एक वाला फीमेल से आएगा। तो मतलब मेल में एक होगा, फीमेल में ही एक होगा, तभी तो दोनों आया है। मतलब दोनों तो एक से ही नहीं निकला है ना, एक मेल से है, मतलब एक मदर से है, एक फादर से है, तो मतलब दोनों में एक एक आई है। तो अगर दोनों में एक एक आई है, अभी देखा है, लेके फादर दिया है बी प्लस, मदर का ब्लड ग्रुप है ए प्लस, तो प्लस और बी मतलब क्या है? अभी बी का देखिए, बी का मतलब क्या है? आइदर आई बी हो सकता है और आई बी आई है, लेकिन ऑलरेडी अभी एक छोटा आई होना चाहिए, तो अभी उसका क्या होगा? आई बी आई ए ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही इसका क्या होगा? आई ए स्मॉल आई ही हो सकता है, क्योंकि आई ए तो नहीं होगा, क्योंकि आई ए अगर होगा तो आई ए तो एक निकलेगा होगा इधर से, तो नहीं निकला है, तो उसका अभी क्या होगा? फादर हो गया आई बी स्मॉल आई, ये हो गया मदर का आई ए स्मॉल आई, सन का हो गया, सन या डॉटर जो भी है वो हो गया स्मॉल आई। अभी देख लीजिए,
या फिर एक और ये से देखिएगा, हम स्टार्टिंग से अभी ये देखिए, वो दिया है आई मेल है, फिर से बता दे रहा हूँ, आप ऑप्शन वाइज से ही जा सकते हैं। भी देखिए ऑप्शन है, फर्स्ट दिया है फादर, सेकंड है मदर। तो फादर दिया है IB स्मॉल आई, ये मेल। फीमेल दिया है, मतलब मदर दिया है IA आई, और बच्चा दिया है स्मॉल आई हो सकता है क्योंकि ए वाला स्मॉल आई इधर आ सकता है, ए वाला स्मॉल आई इधर आ सकता है। ओके, ये हो सकता है। सेकंड वाला देखिए, IB ये दिया है IA, बच्चा दिया है II। कहाँ पर आई स्मॉल आई, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर ये नहीं, तो बच्चा ये हो ही नहीं सकता। इधर बच्चा कौन होगा, IB निकल सकता है क्योंकि यहाँ पर IA एक निकलेगा, यहाँ पर IB 2 है, एक निकलेगा, तो IB होगा। तो स्मॉल आई के तो कोई सवाल ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। थर्ड वाला देखिए, IB वो दिया है स्मॉल आई, बच्चा दिया है IB। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ब्लड ग्रुप वो वाला है ही नहीं, ये ब्लड ग्रुप किसका है, ब्लड ग्रुप B का है। मैंने लिखा था पिछले बारे में, तो देख लीजिए वो B का ही है, तो ये वाला हो ही नहीं सकता। फोर्थ वाला देखिए, IA स्मॉल आई, वो दिया है IB स्मॉल आई, बच्चा दिया है IA स्मॉल आई। तो IA स्मॉल आई वो किसका है, वो ब्लड ग्रुप A का है, तो ये भी नहीं है। ब्लड ग्रुप वो दिया है ना, चाइल्ड वो प्लस, तो ये तो B का हो गया, ये A का हो गया, ये वाला AB का हो गया। देखिए IB AB का हो गया, तो ये भी नहीं है, तो आंसर होगा ओनली 1, ये वाला ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, दो स्टेटमेंट है। गॉज प्रिंसिपल क्या है, देखिए लेट सपोज एक एनवायरनमेंट है, सेम एनिमल, फॉर एग्जाम्पल सेम स्पेसीज, फॉर एग्जाम्पल P ऑरेलिया, मतलब P ऑरेलिया कौन सा है, और एक होता है P कॉर्डाटम, अब तो जाने होंगे, पैरामीशियम कॉर्डाटम, पैरामीशियम ऑरेलिया, अकॉर्डिंग टू गॉज प्रिंसिपल विच इज राइट। तो वो बोल रहे हैं क्योंकि सेम अमेंडमेंट में P ऑरेलिया मतलब पैरामीशियम ऑरेलिया है, पैरामीशियम कॉर्डाटम मतलब सेम जेनस से डिफरेंट स्पेसीज है, लेकिन दोनों का काम मतलब खाएंगे क्या, सेम खाएंगे। तो सेम अगर खाएंगे, दोनों के अंदर कंपटीशन लगेगा, मैं ज़्यादा खाऊंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों के अंदर ही झगड़ा हो जाएगा कि तू ज़्यादा क्यों खा रहा है, तू क्यों ज़्यादा खा रहा है। तो अब वो क्या करेगा, तो वो डिसाइड करेंगे कि हमारे अंदर वार होगा, जो जीतेगा वही खाएगा, जो निकलेगा, जो हार जाएगा वो निकल जाएगा, मतलब मर जाएगा। तो यहाँ पर P ऑरेलिया जीत गया, तो मतलब उसके बाद P कॉर्डाटम मर गया। क्योंकि वो जब खाने के लिए जाते तो ये उसको मार देते हैं, या फिर वो डोमिनेट करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी खा लेते हैं, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो P कॉर्डाटम नहीं खा पाता है, वो मर जाता है। तो इसका है गॉज प्रिंसिपल का ही है। तो देखिए उसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो मतलब टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, ये क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज है, पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम कॉर्डाटम, टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज competing for different resources cannot exist independently। वो क्या होगा, सही है गलत, अरे डिफरेंट रिसोर्स अगर होगा तो कंपटीशन ही क्यों होगा। वो अगर कुछ घास खाएगा, ये अगर मांस खाएगा, तो कंपटीशन ही क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन
दोनों अगर ग्रास खाएंगे तो कंपटीशन होगा। ये कब बोलेगा मैं ज़्यादा ग्रास खाऊंगा, ये बोलेगा मैं ज़्यादा ग्रास खाऊंगा, या फिर दोनों का सेम होगा मीट। फॉर एग्जांपल लायन एंड टाइगर, तो वो दोनों के बीच ही कंपटीशन होता है, क्योंकि वो खाएगा भी मांस, वो भी खाएगा मांस, तो इसलिए उनके अंदर कंपटीशन होता है। टाइगर थोड़ी ना वो डियर के साथ कम्पीट करेगा कि भाई तू घास क्यों ज़्यादा खा रहे है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। वो तो बोलेगा तू ज़्यादा से ज़्यादा घास खा, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो डियर भी बोलेगा तू मांस खा, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो उस हिसाब से तो डिफरेंट रिसोर्स नहीं, सेम रिसोर्स, मतलब गॉज प्रिंसिपल के हिसाब से टू क्लोज रिलेटेड स्पेसीज कॉम्पिटिंग फॉर सेम रिसोर्स कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन वो डिफरेंट दिया है तो मतलब वो गलत है। सेकंड दिया है according to Gauss principle during competition the inferior will be eliminated. This may be true if resources are limiting. तो करेक्ट, क्योंकि इस वाला में देखिए पी कॉर्डेटम वो क्या हुआ है, वो एलिमिनेट हो गया है, वो पी ऑरेलिया जो है वो उसको हरा दिया है। तो नेक्स्ट वाला देखिए, तो आंसर हो जाएगा ये वाला करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया, तो आंसर हो गया स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अभी नेक्स्ट आ जाइए, सबस्ट्रेट एंजाइम क्या क्या होगा, तो वो भी देखिए। तो अभी उसका आंसर क्या होगा, तो पहले क्या होगा, ऑब्वियसली सबस्ट्रेट बाइंड करेगा किसको, एक्टिव साइट को। लेट्स सपोज दिस इज एंजाइम, तो अभी सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो पहले हो जाएगा ई, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद सबस्ट्रेट, लेट्स से ये एंजाइम है सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ये वाला आएगा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, ये हो गया। तो कॉम्प्लेक्स अगर हो गया उसके बाद क्या होगा, केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन, ये वाला जो है वो ब्रोक होगा, तो हो जाएगा क्या डी। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब हो जाएगा तब सबस्ट्रेट एंजाइम हो गया कॉम्प्लेक्स, उसके बाद प्रोडक्ट होगा पी। तो जब प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो प्रोडक्ट अगर निकल गया तो अभी वो हो जाएगा क्या, तो ये सबस्ट्रेट का कोई काम नहीं, वो निकल गया, तो निकल अब गया तो अभी वो एंजाइम अभी फिर से फांका खाली हो गया, मतलब इसके साथ और भी कोई बाइंड कर सकता है, मतलब वो फ्री हो गया है, तो अभी बी हो जाएगा, मतलब फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विथ अनदर सबस्ट्रेट, तो ई ए डी सी बी, तो 3 वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट दिया है इनमें से कौन करेक्ट है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन, करेक्ट, मैंने बोला था, बहुत बार बोला हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर ऐसा ही है। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टा जो है, तो मतलब 2 मेम्ब्रेन हो गया, मतलब डबल मेम्ब्रेन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। सेकंड लिया है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल, नो, क्लोरोप्लास्ट का लेस परमेबल है, मतलब याद रखना क्लोरोप्लास्ट में इतना ज़्यादा सॉल्यूट और आयन नहीं जा सकता, तो मतलब लेस परमिएबल है।
लेस परमिएबल है फॉर क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब मोर परमिएबल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया इन कंपैरिजन टू क्लोरोप्लास्ट। तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो 1 आ जाएगा आपका आंसर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे या फिर कुछ एनालिसिस करेंगे, जो भी करेंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि ऐसा करने के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।